हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वात्सल स्टडी में। आज है 27 मई और मैं द हिंदू के एक एडिटोरियल के बारे में बात करूंगा। एडिटोरियल है दोस्तों कास्ट सेंसस के ऊपर। कास्ट सेंसस आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों में बहुत चर्चाओं में रहा है, तो मैं इसी को एक टॉपिक बना के जो बहुत सारे जो एडिटोरियल्स हो गए, न्यूज़ के पेपर के कटिंग्स हो गए, उसको मैं लाया हुआ है, जो बताने की कोशिश करूँगा कि जो कास्ट सेंसस है वो एक्चुअली है क्या, उसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं कुछ हेडिंग्स पढ़ देता हूँ। बोला कि अ कास्ट सेंसस इज नॉट अ सिल्वर बुलेट फॉर सोशल जस्टिस। और उसके बाद है सेंटर डिबेट्स टेकिंग अ कास्ट काउंट ड्यूरिंग सेंसस, एक्यूरेट कास्ट डेटा कैन प्रॉपल प्रोग्रेस। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा बहुत विस्तार से। बस इसमें कहा यह गया है कि कास्ट सेंसस ही सारे जो असमानताएं हैं उसका जड़ नहीं है। ये दोस्तों प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, दोनों के लिए उपयोगी हो सकता है। ये प्रीलिम्स के लिए जनगणना, सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना रोहिणी आयोग, और मेंस के लिए दोस्तों ये GS 1 के टॉपिक से जुड़ता है। और जातीय जनगणना का महत्व, जातीय जनगणना से संबंधित चुनौतियां और OBC के ऊपरीकरण से ये संबंधित विषय है। दोस्तों अगर आपको PPT चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसमें आपको PPT आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जनगणना यानी सेंसस है क्या। सबसे पहले तो जनगणना के बारे में जानेंगे। बोला दोस्तों कि भारत में जनगणना की शुरुआत वर्ष 1881 में औपनिवेशिक अभ्यास के साथ हुई थी। यानी जो अंग्रेज थे, अंग्रेज़ों ने ही सबसे पहले दोस्तों इसकी शुरुआत की थी, अंग्रेज़ों ने। उसके बाद देख सकते हैं कि जनगणना का उपयोग सरकार, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और अन्य लोगों द्वारा भारतीय आबादी का आकलन करने के लिए, संसाधनों तक पहुंच बनाने के लिए, सामाजिक परिवर्तन की रूपरेखा तैयार करने के लिए, जो परिसीमन है उसके अभ्यासों के लिए, उनके आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए किया जाता है दोस्तों जनगणना। इसमें कहा गया आगे कि सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना। दोस्तों मैंने जनगणना की बात की, अब मैं बात करूंगा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की। आप जानते होंगे कि जातिगत जनगणना और जातीय जनगणना दोनों समान नहीं है। सामाजिक, आर्थिक, जातीय गणना इस अर्थ में अलग है, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है पहली बार 1931 में आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य अभाव के संकेतकों, यानी कि जो कौन कौन से अभाव हैं हमारे परिवारों में, हमारी जातिगत जो निर्योग्यताओं के चलते, जो असमानताओं के चलते अलग हो गए हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, चाहे वो शहरी क्षेत्रों में हो, कौन कौन से समानताएं हैं भारतीय परिवारों को, उसको रेखांकित करना या जानना। उसके बाद कहते हैं दोस्तों, यह विभिन्न जाति समूहों को आर्थिक स्थितियों का मूल्यांकन, मैंने आपको बताया, इसके लिए विशिष्ट जाति नामों पर भी डेटा एकत्र करता है। जाति के आधार पर डेटा एकत्र किया जाता है दोस्तों, इसीलिए इसको सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों अगले स्लाइड्स में, कहते हैं कि जनगणना और सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बीच अंतर, दोनों के बीच अंतर मैं बताने की कोशिश करता हूँ। अंतर बहुत माइनर सा है। अंतर ये है कि जनगणना भारतीय जनसंख्या का एक सामान्य चित्र उपलब्ध कराती है, जबकि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का उपयोग राज्य सहायता के लाभार्थियों की पहचान करने के लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो जनगणना है, जनगणना सिर्फ एक सामान्य चित्र बताती है कि किसी परिवार में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, उनके संसाधन क्या हैं। लेकिन सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है, जो राज्य, जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती हैं, है ना, तो उसके लाभार्थियों की असली पहचान करने के लिए उसके लिए की जा सकती है दोस्तों। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत की जाती है उसके। और जनगणना के आंकड़े दोस्तों गोपनीय रखे जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रकाशित नहीं किए जाते। जबकि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में संग्रहित व्यक्तिगत सूचना सरकारी विभागों द्वारा परिवारों को लाभ देने या लाभ से वंचित करने हेतु उपयोग के लिए उपलब्ध होती है। मैंने आपको बताया कि किसी स्कीम को किसी परिवार को देना है, या उसकी अयोग्यता या निर्योग्यता के आधार भी इसको बनाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, जातिगत जनगणना का महत्व बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको जानना चाहिए। बहुत लोग ये सोचते हैं कि जातिगत जनगणना से जो सामाजिक असमानता है वो कम नहीं होगी, वो वस्तुतः बढ़ेगी, लेकिन चीज़ें कुछ कुछ मायनों में उल्टी हैं। मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि जातिगत जनगणना का महत्व क्या हो सकता है हमारे समाज में। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे कि सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए
जो सामाजिक असमानता है दोस्तों, भारत में कई हिस्सों में जाति आधारित भेदभाव अभी भी प्रचलित है। अगर आप गाँवों में देखेंगे तो गाँवों में तो ये बहुत ज़्यादा दिखती है ना? वंचित समूहों की पहचान करने, उन्हें नीति निर्माण की मुख्य धारा में लाने के लिए जातिगत जनगणना ज़रूरी है। ध्यान दीजिए कि सामाजिक असमानता है, जातिगत जनगणना होगी तो हम पहचानेंगे कौन से परिवार, कौन से जाति ऐसी है जो निर्योग्यता के चलते पिछले पायदान पे है, जिसको मुख्य धारा में कभी लाया ही नहीं गया, उसको ऐसे पहचानेंगे। हम जब पहचानेंगे तो उसको मुख्य धारा से जोड़ेंगे, और जब मुख्य धारा से वो लोग जुड़ेंगे तो वो समावेशी विकास का हिस्सा होंगे। कहते हैं ना कि समावेशी विकास या विकास वो है जो आखिरी में पंक्ति में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति तक भी वो विकास पहुँचे, वो असली विकास होता है। तो जातिगत जनगणना उसको उस जो साध्य है उसको एक पाने का एक साधन हो सकती है दोस्तों। और आगे है कि संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए। दोस्तों हम जानते हैं संसाधन हमारे पास सीमित हैं, और जो असमानताओं से ग्रसित हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, उनको संसाधन दिया जाए, ना कि उनको जिनके पास पर्याप्त संसाधन है। इसमें कहा गया है कि ओबीसी और अन्य समूहों की जनसंख्या पर सटीक आंकड़े के बिना संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करना कठिन है। दोस्तों आप जानते होंगे हमारे पास आंकड़े ही नहीं है ओबीसी के एग्जैक्ट आंकड़े हमारे पास अभी तक है नहीं। ओबीसी के देश की सबसे बड़ी जो है शायद जनसंख्या ओबीसी होगी, और ओबीसी की एग्जैक्ट संख्या हमारे पास है नहीं। तो हमारे पास जब संख्या नहीं है तो हम अपने जो पॉलिसीज़ हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो पॉलिसीज़ किस आधार पे बनाएँगे जब हमारे पास आंकड़े ही उपलब्ध नहीं है तो। जब हमारे पास आंकड़े उपलब्ध होंगे तो हम संसाधनों का समान डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जिसको हम बोलते हैं, उसको सामाजिक न्याय को हम ज़्यादा अच्छे से कर पाएँगे और उसको निर्धारित कर पाएँगे दोस्तों। आगे है जातिगत जनगणना विभिन्न जाति समूहों के सामाजिक, आर्थिक और स्थितियों और आवश्यकताओं की सूचना प्रदान करने के संबंध में भी मदद कर सकती है। मैंने आपको बताया उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थितियाँ कैसी हैं, उसकी आवश्यकताएँ क्या हैं, उसके विभिन्न दोस्तों हम जानते हैं कि सभी की आवश्यकताएँ अलग होती हैं। कोई आर्थिक तौर पे निर्योग्य होता है, कोई शारीरिक तौर पे निर्योग्य होता है, किसी को जातीय अवस्थाओं के चलते ग्रामीण जीवन में उसको अ, निर्योग्यताओं का सामना करना पड़ता है। तो निर्योग्यताएँ बहुत सारी प्रकार की होती हैं, है ना? तो उस आधार पे हम उसको साध पाएँगे। इसकी बात की गई है दोस्तों, बोल रहा है कि सकारात्मक कार्यवाही नीतियों की प्रभावशीलता की निगरानी करना। सकारात्मक मतलब दोस्तों रिज़र्वेशन की एग्ज़ैक्टली यहाँ पे बात हो रही है। रिज़र्वेशन हम जानते हैं कि हम ऐसे रिज़र्वेशन ऐसे वर्ग को दें जो पिछड़े पायदान में हैं, यानी कि जो दलित्स हैं, जो एसटी हैं, एससी हैं, उन लोगों को नहीं जो ऑलरेडी क्रीमी लेयर में है। क्रीमी लेयर आप जानते होंगे, क्रीमी लेयर वो ऐसे लोग हैं जिसको एक वार्षिक आय से ऊपर हैं, उनको क्रीमी लेयर में रखा जाता है। तो जब हम रिज़र्वेशन का फ़ायदा जब किसी को देंगे जनताओं को, तो जनता क्रीमी लेयर ना हो, वो एक्चुअली दलित हो या वो एसटी, एससी हो या कुछ ऐसे पिछले पायदान के लोग हों, जिनको एक्चुअली उसकी ज़रूरत है, ना कि उनको जिनके पास पहले से संसाधन पर्याप्त रूप में मौजूद हैं। इसमें कहा गया है दोस्तों कि ओबीसी और अन्य समूहों के लिए आरक्षण जैसी सकारात्मक कार्यवाही नीतियों का उद्देश्य सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है। हालाँकि जनसंख्या पर उचित आंकड़े के बिना इन नीतियों मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि हमारे पास ओबीसी के आंकड़े ही नहीं हैं। जो ओबीसी के आंकड़े नहीं हैं तो हम किस आधार पे उनको रिज़र्वेशन के पात्र मानेंगे? हम किस प्रकार से उनको नीति निर्माताएँ हैं जो वो है हमारे पॉलिसी बनाएँगे, है ना? विदाउट एनी नंबर्स वी कैन नॉट मेकिंग एनी पॉलिसीज़, है ना? तो आगे बात करते हैं दोस्तों कि जातिगत जनगणना ऐसी नीतियों के कार्यान्वयन परिणामों की निगरानी में मदद कर सकती है, जिससे नीति निर्माताओं को उनकी निरंतरता, संशोधन के संबंध में सूचना संपन्न निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सकता है। मैंने आपको बताया कि हमारे पास उपलब्ध आंकड़े होंगे, विश्वसनीय आंकड़े होंगे तो हम उसका बेहतरीन इस्तेमाल कर पाएँगे दोस्तों। एक संवैधानिक अधिदेश मतलब संविधान में कुछ ऐसे आर्टिकल हैं, मैं आपको बताऊँगा 340 आर्टिकल के बारे में। दोस्तों 340 आर्टिकल कहते हैं कि जातिगत जनगणना आयोजित करने का पक्षधर है ये सबसे पहले। उसके बाद कह रहा है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशा की जाँच करने के लिए राष्ट्रपति एक आयोग नियुक्त करेगा। दोस्तों एक आयोग बनाएगा राष्ट्रपति आयोग बनाएगा और ये सारी चीज़ों की देख-रेख करेगा और उसके आंकड़े उपलब्ध करेगा, जातिगत जनगणना को साधने का काम करेगा।
तो इस प्रकार से आप इसको संवैधानिक इसके प्रावधान देख सकते हैं। आगे मैं बात करूँगा दोस्तों कि जातीय जनगणना के विपक्ष में क्या तर्क हैं। जो विपक्ष में भी बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं इसके। सबसे पहले तो इसके विपक्ष में क्या तर्क हो सकते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों जो जातीय जनगणना के विरोधी हैं, वो कहते हैं कि जाति व्यवस्था इससे इसकी पुष्टि होगी और वो और अधिक वो कठोर होगी। कहते हैं कि जाति आधारित भेदभाव अवैध है और जातीय जनगणना जाति व्यवस्था को सबल ही करेगी। उनका मानना है कि लोगों को उनकी जातिगत पहचान के आधार पर वर्गीकृत करने के बजाय सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत अधिकारों और समान अवसरों पर ध्यान देना चाहिए। जो इनका भी तर्क एक जगह पे सही है, लेकिन मैं आगे बात करूँगा निष्कर्षों में कि इसको कैसे हम देखेंगे। ये लोग कहते हैं दोस्तों कि हमें सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत अधिकारों की बात करनी चाहिए, समान अवसर की बात करनी चाहिए, ना कि हमको जातिगत जनगणनाओं की बात करनी चाहिए। क्योंकि अगर जातिगत जनगणना होगी तो हमारे जो ओबीसी हैं, एसटी हैं, एससी हैं, इनके बीच एक वर्गीकरण होगा। जब वर्गीकरण होगा तो इनके बीच जो सामाजिक सौहार्द है वो बिगड़ने का या तो वो असमानता और ज़्यादा बढ़ने का खतरा एक मौजूद हो सकता है दोस्तों। इसीलिए बहुत सारे लोग जो इसके बारे में विरोधी मत रखते हैं वो मोस्टली यही एक आर्गुमेंट देते हैं। देखिए दोस्तों, अगला एक टॉपिक है कि जाति को परिभाषित करना कठिन। देखिए दोस्तों, हमारे भारत बहुत डाइवर्सिफाई है, विविधताओं का देश है भारत। इसमें विभिन्न जातियाँ, विभिन्न भाषा, विभिन्न नस्ल के लोग, विभिन्न आप मान सकते हैं कि संस्कृतियाँ, विजातीय संस्कृति वाला देश है भारत। भारत में इतनी आसानी से आप जातियों को और उपजातियों को वर्गीकृत नहीं कर पाएंगे। और अगर वर्गीकृत कर भी पाइएगा तो आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाइएगा। यही बताया गया है कि उसकी परिभाषाओं को स्पष्ट करने की आवश्यकता जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये आसान कार्य नहीं है दोस्तों, बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि हज़ारों जातियाँ हैं, या तो उपजातियाँ हैं, हमारी विविधताओं के देश हैं, तो वो आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आलोचकों का तर्क होता है कि समाज में भ्रम, विवाद और विभाजन की वृद्धि की स्थिति भी बन सकती है अगर हम जातिगत जनगणना की ओर जाते हैं तो। उसके बाद दोस्तों आगे की साइड में एक और विरोधी मत आता है। विरोधी मत कुछ ऐसा है कि सामाजिक विभाजन में वृद्धि। इसमें कहा गया है दोस्तों कि कुछ लोगों का तर्क है कि जातिगत जनगणना में सामाजिक विभाजन की वृद्धि हो सकती है और इसके बजाय सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि जो विरोधी मत हैं इसके, वो ये कहते हैं कि हम जातिगत जनगणना ना कराएं, हम जातिगत जनगणना नहीं कराएं, हम सभी लोगों के अधिकारों की बात करें, हम बात करें जो पिछड़े वर्ग हैं उसके अवसर की समानताओं की बात करें, ना कि हम एक सवर्ण वर्ग और एक बुजुर्ग वर्ग के विरोधी मत यानी उसको असमानताओं को और बढ़ाने का प्रयास करें जातिगत जनगणना के विरुद्ध। देखिए दोस्तों, उसके बाद अगला है कि उनका मानना है कि लोगों में अंतर या पृथकता को उजागर करने के बजाय उनके बीच समानता, मैंने वही बताया, राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के और लाभप्रद हमारे पास रिजल्ट आ सकते हैं, उसके परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जातिगत जनगणना पे सरकार का रुख क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट। सरकार जो बीजेपी की सरकार थी 2021 में, अभी तो खैर एनडीए है, गठबंधन में है, तो लोकसभा में कहा था दोस्तों उन्होंने कि नीतिगत तौर पर जनगणना में एससी और एसटी के अलावा अन्य जातिवार आबादी की गणना वो करने के पक्ष में नहीं है। लेकिन इसी महीने मई के फर्स्ट वीक में, आप सभी जानते होंगे, मई के फर्स्ट वीक में जब इंडिया और पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो उच्च जो राजनीतिक मीटिंग होती है शायद, तो उसमें ये कहा गया कि हम जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में हैं और जातिगत जनगणना कराई गई। तभी से ये जितने न्यूज़ है वो सारे न्यूज़पेपर में, सारे जितने भी मीडिया हाउसेज में वो बात होने लगी है। तो आप देख सकते हैं कि अब जातिगत जनगणना होने वाली है। हालांकि अभी जो एनडीए की सरकार है केंद्र में, वो हमेशा से जातिगत जनगणना के विरोध में ही रही है। बहुत सारे जो सांसद हैं, एमपीज़ हैं, वो इसके विरोधी मत देते रहे हैं। लेकिन फाइनली अभी जातिगत जनगणना 2026 के लास्ट में ऐसा सुनने में आ रहा है कि होने वाली है और ये हो भी जाएगी अगर सरकार ने ऐसा किया है तो। दोस्तों 2011 में आप सभी जानते होंगे शायद कि सोशियो इकोनॉमिक का सेंसस हुआ था। लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि 2011 में दोस्तों, 2011 में आयोजित एससीसी जाति संबंधी सूचना के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और संकेतकों पर व्यापक आंकड़ा भी इकट्ठा करने का एक प्रयास था। लेकिन दोस्तों यहाँ आंकड़ों से संबंधित चुनौतियाँ आई
चुनौतियाँ आईं तो इसको पूरी तरह से इसको प्रकाशित नहीं किया गया। इसको लेके आयोग गठन किया गया। आयोग का रिकमेंडेशन को अभी भी लंबित है सरकार के पास, वो अभी भी सरकार ने उसको पूरी तरह से अप्लाई नहीं किया है या तो उसको प्रकाशित नहीं किया है। आगे की राहों के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि आगे की राह क्या होगी, जातिगत जनगणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, जातिगत जनगणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए इसके कोई एक आंसर नहीं हो सकता। इसके ऐसा कोई बीच का रास्ता हो जिसको हम उस पे चलें और जातिगत जनगणना से अल्टरनेटिव जैसा कुछ हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, जातियों और उपजातियों के आंकड़े प्राप्त करने के लिए जिला और राज्य स्तर पर स्वतंत्र अध्ययन आयोजित किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, जिला और राज्य स्तर पर कहने का अर्थ है कि जो राष्ट्रीय स्तर है, जो नेशनल स्तर है, वो बहुत बड़ा है और जातियाँ उपजातियाँ इतनी हैं हमारे पास कि वो बहुत लगभग असंभव सा एक मामला हो जाएगा। लेकिन अगर हम जिला और राज्य स्तर पर ये करने का प्रयास करते हैं तो शायद हम सफल हो पाएँ। जातियों और उपजातियों को आंकड़ा इकट्ठा करने में एससी, एसटी जो बुजुर्ग वर्ग है, सवर्ण वर्ग है, उसका विभाजन करने में। उसके बाद दोस्तों कहा गया है कि आंकड़े को चुनाव जीतने के मतभेदों को गहरा और ध्रुवीकरण बढ़ाने के हथियार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इसमें जो लोकतंत्र की असली जो आत्मा है, जिस पे लोकतंत्र खड़ा है, वो शायद गिर सकती है या उस पे विश्वसनीयता कम हो सकती है दोस्तों। ये आप जानते हैं कि राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए जो हमारे राजनेता हैं वो अपनी पॉलिसीज़ का अपने या तो बोल सकते हैं जो सामाजिक सौहार्द है उसको कहीं न कहीं ठोस पहुँचाने का काम करती है ताकि वोट बैंक की राजनीति की जा सके। उस अर्थ में आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस एआई के थ्रू, मशीन लर्निंग के थ्रू, डीप लर्निंग के थ्रू हम जो जैसे इसकी इस जैसी जो प्रौद्योगिकियाँ हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसके आधार पे हम डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, विश्लेषण उसका कर सकते हैं दोस्तों, और वो मदद कर सकता है हमारे जातिगत जनगणना को साधने के रूप में। देखिए दोस्तों, आगे का है कि ओबीसी के अंतर्गत आने वाले कम प्रतिनिधित्व प्राप्त उपजातियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए ओबीसी का उपवर्गीकरण किया जाना चाहिए। और साथ ही दोस्तों, मैं अब पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने शायद 31 अगस्त की वो बात है, 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एसटी और एससी दोस्तों, एसटी और एससी का भी पुनर्वर्गीकरण किया जाए, यानी कि इसका वर्गीकरण किया जाए और इसके भी जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर जैसा एक प्रावधान है, एसटी एससी में भी लाया जाए। क्योंकि दोस्तों यकीन मानिए, एसटी एससी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ओबीसी के क्रीमी लेयर जैसे स्थिति में आते हैं और उनको रिजर्वेशन का भी फुल फ़ायदा मिलता है, जिसके कारण जिसके पास संसाधन हैं वो भी रिजर्वेशन का फ़ायदा लेके ऊपर पहुंच जाते हैं, और जो वस्तुतः रिजर्वेशन के सही में पात्र हैं वो इसके असली में पात्र नहीं बन पाते। उनको संसाधन या बोल सकते हैं कि जो सामाजिक वितरण है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव जो जस्टिस है, उनको नहीं मिल पाता है। आगे देखते हैं दोस्तों निष्कर्ष में मैं मेनली बात करूँगा कि हम क्या कर सकते हैं। एक्चुअली देखिए दोस्तों, मैंने इसमें पक्ष की भी बात की, मैंने इसमें अपने विपक्ष की भी बात की। मैंने पक्ष में बताया कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों, जो हम जातिगत जनगणना अगर करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, आंकड़े हमारे पास आ सकते हैं, जिसके कारण हम जो है आंकड़े जो आएँगे, आंकड़े का उपयोग हम कर सकते हैं दोस्तों। जो पॉलिसीज़ है निर्माण करने में, पॉलिसी बना सकते हैं दोस्तों। हम जो रिजर्वेशन है उसको बेटर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे दोस्तों। हाँ, जो हमारे संसाधन हमारे सीमित हैं, सीमित संसाधन में हम अधिक से अधिक लोगों को दोस्तों साध पाएंगे, उसको हम उद्देशित कर पाएंगे और अपने कम संसाधनों, कहते हैं ना कि इकोनॉमिक्स में एक वर्ड आता है व्यष्टि से लेकर समष्टि तक, यानी माइक्रो से लेकर माइक्रो तक हम एक जो उपागम है, यानी जो अप्रोच है, उसको हम साध पाएंगे। तो एक इस तरह से देखें तो फिजिबल लगता है जातिगत जनगणना, लेकिन विपक्ष के भी बहुत महत्वपूर्ण तर्क हैं दोस्तों कि ये असमानता को वस्तुतः बढ़ाएगी और हम सभी को समान अधिकार नहीं दे पाएंगे, अवसर की समानता सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों
मैं अगर अपना निष्कर्ष बताऊँ तो मैं इसके पक्ष में हूँ, कुछ सावधानियों के साथ इसके पक्ष में होना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये जानते हैं भारत एक विकासशील देश है, विकासशील देश में संसाधनों की सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो संसाधन कम है, लेकिन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साधने का प्रयास करना है, तो हम प्रयास तभी कर पाएँगे, हम फ्री बीज नहीं दे सकते, राइट? फ्री बीज यानी कि हम बिना किसी कंडीशन के किसी को कोई संसाधन या तो कोई सब्सिडी नहीं दे सकते। वो हमको काइंड होना चाहिए, यानी कि कंडीशनल होनी चाहिए कि आप निम्नलिखित अगर आप उसमें आते हैं कैटेगरी में तभी आपको रिज़र्वेशन मिलेगा। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली या सोशली अगर आप ऊँचे क्लास में हैं तो आपको रिज़र्वेशन नहीं मिलेगा। और ये आप पता कैसे करेंगे? आपके पास एक विश्वसनीय आँकड़ा होगा, आप तभी पता कर पाएँगे, वरना आप पता नहीं कर पाएँगे। तो मुझे लगता है कि इसके पक्ष में खड़ा होना शायद समय की ज़रूरत है। भारत इसको ज़रूर आगे आने वाले कुछ समय में इम्प्लीमेंट करेगी। तो दोस्तों इसको लेके 2009 में क्वेश्चन आया था दोस्तों। इसका ये कहता है कि वर्ष 1991 की जनगणना और 2001 की जनगणना जो हुई थी उसके बीच भारत की जनसंख्या घनत्व में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। ये गलत है या सही है आपको बताना है। वर्ष 1951 की जनगणना 2000 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर घाती यानी 3 गुना से वृद्धि हुई है। इसके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना तो 1 ना ही 2। दोस्तों इसको आपको कमेंट करना है, कमेंट करके बताना है। आप मेरे टेलीग्राम जो चैनल है आप उससे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अभ्यास प्रश्न दोस्तों मेंस के हैं, मेंस में भी मैं आपको एक क्वेश्चन देने की कोशिश करता हूँ। तो मैं इसको पढ़ देता हूँ, आपको आंसर राइटिंग अपने लेवल में करनी है दोस्तों। इसमें कहा गया कि भारत में जातिगत जनगणना आयोजित कराने में संबद्ध महत्व और चुनौतियों की चर्चा कीजिए, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के कुछ उपाय भी सुझाइए। तो दोस्तों मैंने आपको जातिगत जनगणना की सारी चीज़ें जो माइन्यूट डिटेल्स हो सकती हैं वो मैंने आपको इसमें देने की कोशिश की। इसके निष्कर्ष भी मैंने बताए, आगे की राह क्या हो सकती है उसके बारे में भी मैंने चर्चा की। मैंने बताया कि इसके लाभ क्या हैं, सरकार इसके कौन से स्टैंड पे खड़ी होती है, 2011 में जब हुआ था उसके आंकड़े क्यों नहीं प्रकाशित किए गए। इसके विपक्ष में मैंने तर्क देने की कोशिश की, संवैधानिक प्रावधान की मैंने बात की और विभिन्न प्रकार से सॉरी दोस्तों ये फ़ोन बज गया, आई एम रियली सॉरी। तो इन विभिन्न प्रकार की हमने बात की दोस्तों। भारत की जनगणना के मैंने आपको इतिहास भी बताने की कोशिश की। तो आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही, और मिलेंगे और किसी वीडियोज़ में। आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, आगे ऐसे वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहेंगी। और